एब्स्ट्रक्शन होता है कि विदाउट यूजिंग द नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल वी कैन यूज एनी फंक्शनलिटी लाइक सी इन सी आउट फंक्शन। ऑब्जेक्ट बना लो क्लास का, आप एक क्लास बना लो, उस ऑब्जेक्ट को आप पूरी प्रोग्रामिंग में कहीं भी यूज करते रहो। ये सी में नहीं था। सी में क्या है कि हमारा टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप्रोच है, सीधे ऊपर लिखना स्टार्ट करो, नीचे करते रहो करते रहो करते रहो। इसमें क्या है, आप एक क्लास बना के रख लो, ऐड की, डिलीट की और डेटा कनेक्शन की, उस क्लास को आप किसी भी पेज में यूज करते रहो। ठीक है। उप्स इस सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछिए सर। जैसे C++ में जो आई स्ट्रीम हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल, वो एक्चुअली क्लास होती है जिसमें हमारा आई स्ट्रीम होता है, वो होता है स्टैक से। तो सर जो हम सी में यूज करते हैं stdio, सर वो भी क्लास होती है क्या? देखिए वो हेडर फाइल है। आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी? सुना होगा। सर मतलब सिलेबस में तो थी। हाँ, सिलेबस में पढ़ा नहीं आपने? सर उतना अच्छे से नहीं पढ़ा। देखिए कुछ होता है, हाँ क्लास फाइल, आप एक होता है क्लास फाइल, एक होता है असेंबली फाइल्स, हेडर फाइल्स, उसको बोलते हैं हेडर फाइल्स। मींस जैसे आपने studio.h किया, studio.h के अंदर क्या क्या आता है, प्रिंट अप, स्कैन अप, और आपको अगर दूसरा अगर आपको फाइल सिस्टम चाहिए तो IO स्ट्रीम, अगर आपको मैथ की कैलकुलेशन चाहिए तो math.h, तो उसमें इनबिल्ट फंक्शन बने रहते हैं। तो उसी को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। वहां पे जब आप एक यूटिलिटी प्रोवाइड कराते हो, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एक वेबसाइट होता है, एक पोर्टल होता है। ठीक है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया कि एक सिस्टम पे चल रहा है, आप उसमें बैकग्राउंड में उसके क्या हो रहा है, आप जब आप बस ऐड फंक्शन लिखते हो तो वो ऐड कर लेता है। बट ऐड फंक्शन कैसे यूज हो रहा है, उसके अंदर यूज करी, उसके अंदर क्या, उसने किसी ने प्रोग्रामिंग ही करी होगी, किसी ने क्लास बना के ही दिया होगा। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है प्रोडक्ट, एक्सेल में होता है, आप 2 टर्म लिखते हो, सम कर दे तो सम हो गया। तो क्या ऐसे नहीं हो रहा, उसमें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बैकग्राउंड डिटेल में उसकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, वो किया हुआ है। वो बस आप उसका एक हेडर फाइल के थ्रू, जैसे studio.h है वैसे यूज करते हो। उसके अंदर अगर आप studio.h नहीं लगाओ, आप देखो प्रिंटअप नहीं लिख पाओगे, स्कैनअप, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डिफाइंड है। ओके, चलिए अब एल्गोरिथम स्टार्ट कर देते हैं। 3:30 हो गया। सबने अटेंडेंस दे दी? हेलो, यस सर। यस सर। जी सर। सभी लोग जग रहे हैं ना? मैं बार बार पूछता रहूंगा। सर जी। यस सर। मैं चैन से सोने नहीं दूंगा सबको। यस सर। ठीक है, चलिए अब एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब कंप्यूटर लैंग्वेज। हेलो, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। हेलो, दिन में सोता भी कौन है? सोने के लिए रात है ना सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, क्या ना? हेलो हेलो, बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। जी सर। क्या कह रहे थे सर? आप कंटिन्यू कर रहे थे। सर, वो जोक कर रहा था, आप कंटिन्यू कर। जोक कर रहे थे? चलो ठीक है, वो सबकी नींद भगा रहा होगा है? चलो एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, कंप्यूटर में आप जो भी परफॉर्म करते हैं टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, एनी टास्क, सिस्टम ऑन करते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, कंप्यूटर के कोई माइंड नहीं है, कंप्यूटर हैव नो माइंड। वो ऑटोमेटिक जो प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग, प्री डिफाइंड, उसमें हम लोग एनालिसिस एल्गोरिथम, एक ओएस प्रोवाइड करा दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। उस ओएस के अंदर उसने ऑफिस, एक्सेल, विंडो डालने का सारा उसने प्रोवाइड करा दिया। सी, और जैसे हार्ड डिस्क अलग हो गया, हार्डवेयर अलग होता है, सॉफ्टवेयर अलग इनपुट होता है। ऐसे कंप्यूटर एक लैंग्वेज होती है जो हमारे प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन को गैदर करती है, फिर हमारा परफॉर्म करती है, उसको यूजर फ्रेंडली बनाते हैं हम लोग। कि आपने तो बस ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, बट ये हो कैसे रहा, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर नहीं कर रहा, कंप्यूटर नहीं करता, उसके प्रीडिफाइन हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, एल्गोरिथम, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं कि क्या हमें परफॉर्म कराना है, उसके लिए हम एल्गोरिथम लिखते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को सबको स्क्रीन शो हो रही होगी, सभी को स्क्रीन शो हो रही ना? यस यस सर। An algorithm is important in optimizing a computer program according to the available resources. Ultimately, when anyone decides to solve a problem through better algorithm, then searching for the best combination of program speed and least amount of memory consumption is desired. जब कोई एल्गोरिथम डिजाइन होती है
मान लीजिए आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं, जो आपने सी में लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया ना, आपने एन फैक्टर का प्रोग्राम बनाया होगा कि एन टाइम फैक्टर का प्रोग्राम बनाया, किसी ने ऐड का प्रोग्राम बनाया, किसी ने सम का बनाया, किसी ने बनाए होंगे प्रोग्राम जिसने सी किया है सभी ने। जी सर। तो उसको करने के लिए डिफरेंट मेथड भी होंगे। आप लोगों ने, किसी ने पॉइंटर के थ्रू बना दिया होगा, किसी ने नॉर्मल एरे के थ्रू बनाया होगा, किसी ने नॉर्मल प्रोग्राम, सबके डिफरेंट, एक प्रोग्राम को करने के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं ना, सभी को पता है ना। आपको एक प्रॉब्लम दी गई, प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग बोला गया कि एन टाइम फैक्टर निकालिए, तो 3 बंदे हैं, किसी ने पॉइंटर से सॉल्व कर दिया, किसी ने एरे से कर दिया, किसी ने लिंक लिस्ट से कर, किसी ने अपना नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर दी डायरेक्ट से। बट हमें क्या देखना होता है, जो मेन चीज है वो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम स्पीड एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी कंजप्शन। अब 3 पर्सन ने डिफरेंट टाइम में प्रोग्रामिंग करी, ठीक है, बट किसका स्पीड सबसे फास्ट यानी स्टोरेज, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी मेमोरी स्टोरेज टाइम स्पीड से मतलब जिसका प्रोग्राम सबसे स्पीड फास्ट एंड अमाउंट मेमोरी जिसमें टाइम कंज्यूमिंग कम हो, वो प्रोग्राम जो रन करेगा वो हमारा बेस्ट होगा। ये आप लोग समझते हैं ना। अगर आपको किसी को दौड़ने को कहा जाए, कोई जल्दी दौड़ता कोई फास्ट हो, तो जिसकी स्पीड फास्ट होगी, जिसने कम टाइम लिया होगा, वही बेस्ट कहलाता है ना। यस बोलिए सब लोग। यस सर। बोलते रहिए, सोने नहीं दूंगा मैं। यस सर। हाँ ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग होती है। आप जब कोई प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, मेरा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या कोई प्रोग्राम वेबसाइट बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारा 2 मेन पॉइंट होता है। पहला, उसका स्पीड फास्ट होना चाहिए, स्पीडी हो, टाइम कंज्यूमिंग कम हो। दूसरा, उसका स्टोरेज मींस इन कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक डेटा टाइप्स, इंटीजर, डेटा, फ्लो। देखिए इंटीजर भी होता है, फ्लोट भी होता है, कैर भी होता है, डबल होता है। अब क्या है कि अगर हमें कहीं इंटीजर टाइप ही वैल्यू लेनी है तो हम फ्लोट क्यों लें, क्योंकि फ्लोट ज्यादा मेमोरी लेगा, इंटीजर कम मेमोरी लेगा। अभी जब आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप बताऊंगा मैं आगे सबको। डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4, उसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी। फ्लोट होता है, फिर डबल होता है। फ्लोट होता है उसमें 0.2 डेसिमल तक ले सकते हैं, डबल होता है और ज्यादा ले सकते हैं। तो ये हमारे नॉलेज के ऊपर है। जैसे हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम जब कोई प्रोग्रामिंग करें तो उस प्रोग्रामिंग को करते वक्त हमारी स्पीड और मेमोरी, मतलब टाइम और मेमोरी का हमें बहुत कंसंट्रेट होकर करना, मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए। जितना अच्छी स्पीड आपकी प्रोग्रामिंग, मतलब लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोग्रामिंग रन कराने का, प्रोग्राम लिखने में आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाइए, उसको मतलब नहीं है। प्रोग्राम जब बन जाए तो जब कोई यूजर उसको यूज करे तो वो कम टाइम में हो और मेमोरी उसकी जो स्टोरेज हो वो कम। जैसे ऑटोमेटिकली जिसकी स्टोरेज कम होगी उसका स्पीड भी बढ़िया होगा। तो ये सब आप लोगों को एज्यूम करना है कि आप लोग जब ये नॉलेज पूरा गेन करोगे, आप लोग सी पढ़ोगे, डेटा टाइप पढ़ोगे, एल्गोरिथम पढ़ोगे, डेटाबेस पढ़ोगे, जब आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ो लोगे तो आप लोगों को पता होगी अच्छा ये प्रोग्राम है तो इसमें ये डेटा टाइप लेना चाहिए, इसमें ये लेना चाहिए, कम इससे मेमोरी लेना चाहिए, कम इससे इतना। कहीं कहीं होता है कि हमारा मेमोरी ज्यादा लेना पड़ता है और टाइम कम लगता है, कहीं होता है टाइम ज्यादा लगे लेकिन मेमोरी कम यूज हो। तो ये डिफरेंट टाइप, ये क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट आपको जिस तरह का आप लोगों को डेवलपमेंट करने को देगा कि मुझे इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, तो वो जो आप एप्लीकेशन आप बनाओगे क्लाइंट के थ्रू बनाओ। क्लाइंट का जो भी इंफॉर्मेशन होगा कि मुझे ऐसे एप्लीकेशन चाहिए, मुझे आप उसको स्पीड चाहिए, उसको तरह की, अगर उसको इस तरह की रिपोर्ट चाहिए। अब आप लोग जब डेटाबेस करोगे तो आप लोग पता होगा 20 तरह की रिपोर्ट बनानी, क्लाइंट ने पहले ही बता दिया कि हमें 20 तरह की रिपोर्ट बना के देखनी। अब जब आप लोग 20 तरह की रिपोर्ट बना के देखनी है तो आप लोग पहले ही डेटाबेस में इंडेक्सिंग ले लोगे। जैसे ही आपने डेटाबेस में इंडेक्सिंग लिया, इंडेक्सिंग लेने से, डेटाबेस के सिस्टम में इंडेक्सिंग लेने से आप किसी प्रकार की किसी एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आप जब भी बनाओगे तो इजीली बनती हैं और फास्ट होती हैं। जिसने इंडेक्सिंग नहीं लेता वो डेटाबेस में, फिर वो जब रिपोर्ट कोई हायर रिपोर्ट आती है बनाने को तो जनरेट कराने पे वो सर्फिंग होती रहती है। आप मैक्सिमम गवर्नमेंट की वेबसाइट देखते होंगे, मैक्सिमम डीएसएसबी की वेबसाइट है, अभी कोई भी फॉर्म निकलता है, कभी कभी इग्नू भी करता है, आप जैसे सबमिट बटन करते हो तो सर्फिंग होता रहता है, बहुत देर बाद वो सबमिट होता है, बहुत टाइम लगाता है उसको सबमिट होने में, बहुत टाइम
टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सर्फिंग होना, यानी उसका जो डेटाबेस है वो बहुत लार्ज है और उसमें इंडेक्सिंग यूज नहीं की, इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे क्लाइंट साइड है, आपको पैसा दे रहा है, तो जब वो पैसा दे रहा है तो टाइम फास्ट चाहिए, उसको अपनी तरह की रिपोर्ट चाहिए, तो ये सब आपको पहले से एज्यूम करना, प्री एज्यूम करना पड़ेगा ना। आपको कोई सिचुएशन दी जाती है कि आपको इस पे काम करना है, तो आप पहले उसका प्री एज्यूम करोगे चीजों को कि मैं क्या डेटाबेस लूं, क्या उसका लैंग्वेज लूं, क्या करूं, ऐसा पहले से एज्यूम करना था। ऐसे ही एल्गोरिथम है, जब आपको कोई एक प्रोग्राम दिया जाए बनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे उसको बनाना है, उसको कम से कम स्टोरेज और मैक्सिमम कम से कम टाइम में उस एल्गोरिथम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, सभी लोग हैं अभी? यस सर, यस बोलिए। यस सर। यस सर। कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एल्गोरिथम क्यों यूज कर रहे हैं? यस सर। जी हाँ। ओके, अब देखिए मैंने नीड ऑफ एल्गोरिथम लिख दिया। क्या? टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम दी जाए कि जैसे प्रॉब्लम क्या जनरली मैं बताऊं, जैसे एक रजिस्ट्रेशन पेज दिया जाए, आप लोग एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। जब रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है तो मैं बोल दूंगा कि डेट ऑफ बर्थ वो आज से, डेट ऑफ बर्थ वो 18 साल के पहले की ही सिलेक्ट करे। अगर 18 साल से जैसे ही कम होता है वो डेट ऑफ बर्थ ना सिलेक्ट कर सके। सी में आप प्रोग्रामिंग लिखोगे ना, तो आजकल क्या है, ऑटोमेशन है, तो आज ये सब चीजें इनबिल्ट होती हैं। जावा स्क्रिप्ट आ गया हमारे पास, जावा स्क्रिप्ट है, उससे हायर वर्जन जेएस आ गया, जेसॉन आ गया, कई चीजें ऐसी आती जा रही हैं जो हमें ऑटोमेटिकली मिलती जा रही है। बट जब आप किसी के लिए बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग करेंगे, जब आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो वहां आपको हर एक चीज लिखनी पड़ती है, हर चीज करनी। वहां पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे आजकल विजुअल स्टूडियो अब कोर 5 चला गया है, जावा भी इतना हायर हो गया, तो उसमें आप लोगों को आजकल इस तरह की वैलिडेशन, उसके लिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन आता है, सर्वर साइड वैलिडेशन आता है, ऑटोमेटिक आता है। आजकल सारा चीज ऑटोमेटिक है, तो आप लोगों को लेस प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। एक चीज मैं बता दूं, प्रोग्रामिंग तो आप कहीं से भी गूगल से सर्च करके कहीं से भी प्रोग्रामिंग तो आप कोई भी कर सकता है। किसी को भी प्रोग्रामिंग करनी, कहीं भी फंसता है, वो गूगल में सर्च मारेगा, वो प्रोग्राम कोड सब चीज का मिलता है, एवरीथिंग इज गूगल। बट किस तरह से लॉजिक लगाना है और डेटाबेस, ये आपको कहीं भी गूगल में नहीं मिलेगा, कहीं कोई सिखा नहीं सकता, सिर्फ आप लोगों को खुद से पढ़ के ही करना पड़ेगा। डेटाबेस और लॉजिक ये आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी प्रोग्रामिंग की इतनी कोई टेंशन नहीं थी। जिसको सी आती है वो 10 दिन में C++ सीख सकता है, 15 दिन में जावा सीख सकता है, 1 महीने में .NET सीख सकता है, वो सब इजी है। प्रोग्रामिंग कोड तो आपको पूरा गूगल में हर चीज का मिल जाएगा, लेकिन किसी को भी डेटाबेस बनाने का तरीका, डेटाबेस में क्या क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक डेटाबेस बनाया कहीं नहीं मिलता, कहीं पे भी आपको लॉजिक नहीं मिलेंगे। वो सब आप लोगों को तभी आएगा जब आप लोगों को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। इसलिए मैंने बोला जिसको सी का पूरा नॉलेज, जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज, जिसको डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज, इसके बाद एक लैंग्वेज पकड़ ले। जिसको एथिकल हैकिंग में जाना है वो अपना R, पाइथन ये सब अलग से कोर्स ही करना पड़ेगा, बीसीए के अंडर तो है नहीं वो, आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के उसमें कोर्स करिए, लेकिन आपको बेस तो यहीं से मिलेगा। सी का उसमें भी अगर डेटा टाइप्स यूज हो रहे होंगे तो सी के डेटा टाइप्स होंगे, कहीं पे भी डेटा टाइप चेंज नहीं होते। आप सी में भी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर लेते हो, बस सिंटेक्स चेंज हो जाता है लिखने का। .NET में C# में भी वही लेते हो, फिर जावा में भी वही लेते हो, कहीं पे भी डेटा टाइप का बस सिंटेक्स चेंज होता है, बाकी काम सब वैसे करते हैं। जिसका इंट का अगर यहाँ 4 डिजिट है तो 4 ही है, 4 बिट है, वहां भी 4 बिट है, वहां सब जगह बिट है। अगर आप बिग इंट लेते हो तो 32 बिट हो जाता है, इंट लेते हो 3 इंट लेते हो 4 हो जाता है, 16, तो वो सब तो सब में सेम है। तो आप लोगों को डेटा का नॉलेज हो अगर अच्छे, तो आप लोग डेवलपमेंट में इजी जा सकते हो। डेटाबेस मेन हो गया, क्योंकि कोड तो सब जगह अवेलेबल है। आप गूगल में एक सर्च मारो, जिस चीज का कोड चाहिए, जिस चीज का जावा स्क्रिप्ट चाहिए, डिजाइनिंग चाहिए, सीधे सीधे टेम्पलेट आते हैं, उठा के आप लगा दीजिए। बट कहीं पर भी किसी को लॉजिक्स और डेटाबेस बनाने का तरीका, आपको क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। क्लाइंट ने अगर कोई प्रॉब्लम बताया, रजिस्ट्रेशन पेज में बोला कि 18 साल से बिलो का जो भी बंदा इसमें फिल करे वो नहीं भर पाए, और जिसकी 100 साल से एज ज्यादा हो वो ना भर पाए।
प्लस मेल फीमेल, आप देखते हैं कई रेस्ट्रिक्शन लगे होते हैं, तो ये सब क्लाइंट बताता है। ये फिर रिपोर्ट जनरेट कराएगा कि मुझे क्वार्टरली भी रिपोर्ट चाहिए, मंथली भी चाहिए, 6th मंथ भी चाहिए और 12 मंथ भी चाहिए। मतलब आप एक ही रिपोर्ट के अंदर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली अगर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेटाबेस में इंडेक्सिंग, डेटा टाइप ऐसा लेना चाहिए। आप लोगों को सब चीजें करके पता, ये सब कर तभी पाएंगे जब आप लोगों को पता ही होंगी। पता कैसे होंगी? जब आप लोगों को एल्गोरिथम बनाना आता होगा, जब आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करी होंगी। देखिए किसी को भी एक्सपीरियंस तभी आता है जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैं जब प्रोग्रामिंग, आप लोगों की जब सेशन स्टार्ट होगा तो सबसे मैं खुद से ही टर्बो सी में प्रोग्रामिंग कराऊंगा और किसी का भी टर्बो सी में देख सकता हूँ और आप लोगों से ही सॉल्व करवाऊंगा सारी प्रोग्रामिंग। सब लोग किसी से भी एट रैंडम में पूछ सकता हूँ कि कैसे प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप लोगों को ही करना है। अब यहाँ मैं करके प्रोग्रामिंग आप लोग दिखा दूंगा, आप लोग कॉपी पेस्ट मान लोगे, ऐसा नहीं होगा। सबको खुद ही प्रोग्रामिंग करनी होगी और फिर मैं आप पूछेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप अभी से समझ लीजिए कि ये कैसे कैसे प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आई तो अगर एल्गोरिथम बनाई, सबसे पहले क्या है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आपको बताएगी कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक आइडिया उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। फिर सेकंड टर्म, टू फाइंड अप्रोच, किस तरह हम सॉल्व, जैसे हम 3 बंदे हैं, किसी ने पॉइंटर से सॉल्व किया, किसी ने किसी से किया, किसी ने किसी, लेकिन क्लाइंट की एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो किससे सॉल्व हो रही। जरूरी नहीं कि जो सबसे मिनिमम टाइम लगा या जो सबसे मिनिमम स्टोरेज लगा उसी को हम डिसाइड करें, नहीं। आप क्लाइंट का पूछेंगे, जो उसको परफेक्ट हो वो आप अप्रोच फाइंड आउट करेंगे। टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, अगर उसमें ऑलरेडी से कोई टेक्निक्स हैं, कोई प्रोवाइड है, तो आप उसको में क्या एफिशिएंट ला सकते हैं, इसलिए हमें एल्गोरिथम की नीड पड़ी। टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग द एल्गोरिथम, जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं या करते हैं तो आप उसको डिजाइन, मतलब कैसे उसका इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट निकालना है, क्या आप कितना बना सकते हो। सबसे मेन प्रॉब्लम तो आजकल ये ना, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज करते हैं, मैक्सिमम वेबसाइट्स में सर्फिंग होती रहती होगी, बंद रहती होंगी, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। लेकिन आप किसी प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट देखो या किसी अलग उसमें देखो तो वो कितना शार्प और फास्ट चलती हैं। वो इसी बेस पे है कि वो डेटाबेस इतना मैनेजेबल नहीं है। ओके, टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर टेक्निक्स, आप लोगों को और मैनी टेक्निक्स होती हैं, एक प्रॉब्लम को कई टेक्निक्स हो सकती हैं, तो कौन सी टेक्निक यूज करनी वो आपको कैसे आएगा जब आपको एल्गोरिथम बनानी आती हो। सभी को समझ में आया? हेलो, यस सर। जी सर। स्टूडेंट है सभी? यस सर। नींद तो नहीं आ रही अब किसी को और सुन के? नहीं सर, इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को जब कोई एल्गोरिथम बनानी है तो हमें सबसे पहले ग्रोथ ऑफ फंक्शन मींस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी, क्या क्या स्टोरेज उसमें हम यूज करें, क्या क्या हम डेटा टाइप लें कि कम से कम स्टोरेज हो और मैं कम से कम टाइम में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसको जो एनालाइज करने के लिए होता है, यूज किया जाता है, उसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इट्स कॉल्ड ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ओके, ठीक है। इसमें क्या लिखा मैंने, रिसोर्सेज फॉर एन एल्गोरिथम आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन रिगार्डिंग इनपुट। ऑफन दिस फंक्शन इज मेसी एंड कॉम्प्लिकेटेड टू वर्क। To study function growth efficiency, we reduce the function down to the important part. आप सभी लोगों ने जब C का प्रोग्राम किया होगा तो फंक्शन बनाए आप लोगों ने फंक्शन? यस सर। यस सर। का बनाया होगा, डिलीट का बनाया होगा, फैक्टर का यूज किया होगा, फिर आगे जाके ट्री का बनाया होगा, इंसर्ट डिलीट किया किसी ने कि नहीं किया? नहीं सर, वो तो नहीं किया। तो सी में आप लोगों ने प्रोग्राम नहीं करेंगे? सी में किया है सर। सी में पास कितने लोग हैं? अभी कौन ऐसा है जो सी में पास होता है बीसीए से? नहीं सर, आप ये जो ट्री वगैरह बोल रहे हो ना, वो सब नहीं किया। नहीं बीसीए सेकंड सेमेस्टर में सी में पास कौन है अभी, ये बताइए।
जो पास हो सकते हैं। सी में हम पास है कोई? यस सर, के सर। आप पास हैं? तो ये बताइए, आपने फंक्शन नहीं बनाया उसमें? नहीं सर, ट्री का नहीं है इसमें। नहीं, ट्री नहीं छोड़ दीजिए, चलिए ट्री का आप ट्री पकड़ लीजिए, वो ट्री आगे की चीजें आपने बनाया ना, ऐड डिलीट है ना, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी ग्रोथ ऑफ फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे रिसोर्सेज लेते हैं, जैसे इसने लिखा लेट एफ एन फंक्शन क्या हो गया, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इन द फंक्शन द एन स्क्वायर टर्म dominates the function, that is when n gets sufficient large। जितना आपका n लार्ज होगा, मतलब n अगर 1 है तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा। अगर n 2 है 4a प्लस b प्लस 2b प्लस c। अगर n 3 है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो ग्रोथ ऑफ फंक्शन हो रहा है वो डिपेंड है हमारे फंक्शन के इनपुट पे। हम फंक्शन का इनपुट क्या दे रहे हैं, अगर जितना, अब जैसे आप लोग IRCTC की वेबसाइट यूज करते हैं, IRCTC की वेबसाइट यूज करते वक्त जैसे ही उसमें करोड़ों लोग टिकट जनरेट होते हैं, करोड़ों उसमें लॉग इन करके अपना टिकट जनरेट कर, लेकिन आप लोग PNR स्टेटस डालते हो, करोड़ों डेटा में PNR स्टेटस आप डालते हो, विदिन 5 सेकंड, विदिन 10 सेकंड वो डेटा कलेक्ट करके दे देता है, समझिए। तो पिन जो आपका वो PNR जनरेट कर रहा है ना, उसमें इंडेक्सिंग लगी हुई है। आप जैसे ही PNR इनपुट करते हो, वो सिर्फ उस PNR को करोड़ों डेटा में सर्च करके 5 सेकंड में दिखा देता है, ठीक है। डेटाबेस तो आपका लार्ज है, लेकिन जो आपने इनपुट दिया वो इनपुट इंडेक्सिंग है, उसमें क्लस्टर इंडेक्स लगा है, उसमें क्लस्टर इंडेक्सिंग हो रखी है उसकी। उस इनपुट में क्लस्टर इंडेक्सिंग के थ्रू हम डेटा जो है इजीली टाइमली फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लोगों को समझ में आया कैसे चल रही है IRCTC की वेबसाइट, कि आप लोग करोड़ों का डेटा है, उसमें करोड़ों लोगों को डेटा स्टोर है, उसमें आप जरा सा PNR स्टेटस डालते हो, विदिन 5 सेकंड में दिखा देता है। वो टिकट जनरेट होते हैं, फिर एक्सपायर होते हैं PNR से, लेकिन क्यों PNR में हमने इंडेक्सिंग लगाया। PNR एक यूनिक जनरेट होता है, फर्स्ट क्लस्टर यूनिक इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है डेटाबेस की, जो ऑटोमेटिक फास्ट एंड सर्चिंग करता है। इसी तरह हमारा इनपुट क्या है, अभी क्लाइंट ने एक प्रॉब्लम दी, क्लाइंट ने अगर दिया कि हमारा बस एक एम्प्लॉय है, एक छोटा सा कंपनी है, आप लोगों को 1000-2000 का बनाना है, एम्प्लॉय है हमारे पास 100-200 एम्प्लॉय है, 300 एम्प्लॉय की कंपनी है, उनका आपको एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें अटेंडेंस होगी, जिसमें ये होगा वगैरह। उसके लिए आप सिंपल एरे टेक्निक, छोटी मोटी तो टेक्निक यूज करके भी आप सिंपल। लेकिन अगर किसी ने बोले कि हमारा 10,000 एम्प्लॉय है, 20,000 एम्प्लॉय, हमारा करोड़ों का डेटा है, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं जिसमें बैंक्स में करोड़ों लोग रजिस्टर होते हैं, सब होते हैं, तो आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो इनपुट उसका लार्ज है ना। तो इसी तरह ग्रोथ ऑफ फंक्शन भी हमारा डिफाइंड होता है इनपुट पे, कि हम क्या इनपुट ले रहे हैं। तो जैसे ही हमारा अब मेन इनपुट किस पे डिफाइंड होगा, मैक्सिमम इनपुट अगर आपने 10 दिया है तो मैक्सिमम किस पे जाएगा, n स्क्वायर की वैल्यू तो सबसे बड़ी होगी। तो इस फंक्शन पे अगर मैं बोलूं कि इसका स्पीड और टेस्ट जो होगा वो किसके बेस पे होगा, वो n स्क्वायर के बेस पे होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n स्क्वायर। जितना n लार्ज होगा उतना इस फंक्शन की वैल्यू लार्ज होगी, जितना n स्मॉल होगा उतना स्मॉल। तो इसके लिए 3 बताए गए हैं, थीटा, ओमेगा, ओ, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो एक कर्व में होते हैं, इसको कैसे किया जाता है आप लोगों की बुक्स में है, उसको डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी डिटेलिंग मैं यहाँ पे दूंगा तो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। आप लोग उसको एक बार पढ़िए फिर पूछिएगा, ठीक है। अब आइए नीचे। Dominant terms are that we are interested in reducing a function. In this, we ignore all constant and coefficient and look at the highest order term concerning n. Means आपका ने जब कोई फंक्शन बनाया तो उसकी टाइम और स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कॉन्स्टेंट्स को, कोफिशिएंट को और हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कंसर्निंग n। अब आप इसमें बताइए कि कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। an स्क्वायर प्लस bn प्लस c में कोई बता सकता है कि कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं? और सब c है इसमें, a b and c।
ए बी एन सी, एन कहां से हो गए? आप पहले कांस्टेंट्स बताइए, इसमें कांस्टेंट्स क्या क्या है? सर ए बी एंड सी। गुड। कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या है? सर ए जो है वो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है इसका कोफिशिएंट है, और सी जो है अकेला कांस्टेंट है। वेरी गुड। सबको समझ में आया? किसी को चीजें क्लियर ना हो? कोई है ऐसा पूछ सकता है अभी? नहीं, मैं आगे बढ़ूं? आगे किसी को पता चला कि कांस्टेंट्स कैसे पता किया, कोफिशिएंट कैसे पता किया? अगर सबने सी पढ़ रखी होगी तो पता ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप लोग में कोई अभी पूछना चाहता है कोफिशिएंट और कांस्टेंट कैसे पता किया? यस सर। आपको नहीं पता? नो सर, तो सही सर डीपली नहीं पढ़ाया था। अच्छा, कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब जैसे a की वैल्यू अगर 10 कर दें तो 10 ही रहेगी ना, आप उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं चेंज कर सकते हो। कांस्टेंट्स वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम में कहीं चेंज नहीं कर सकते, समझे? फिक्स वैल्यू। ओके सर। कोफिशिएंट क्या होगा? जैसे a के साथ n लगाया, ठीक है, 10, अगर n की वैल्यू 1 है, 10 क्रॉस 1 होगा। यस सर। अब इस फंक्शन में क्या लिखा गया है? हम इग्नोर कर देते हैं कांस्टेंट और कोफिशिएंट को व्हेन वी एक्वायरिंग टाइम एंड स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी। हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टर्म कंसर्निंग n। n का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? यहाँ पे a के साथ लगा है n स्क्वायर। एन स्क्वायर। हाँ, तो इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस जो भी होगा वो n के इनपुट साइड पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? n स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी, डोमिनेंट टर्म। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी जो डोमिनेट करेगा वही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। समझ में आया? यस सर। Asymptotic notation. The word asymptotic means approaching a value or curve arbitrarily close as some sort of limit is taken. जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन बनाते हैं तो उसमें कर्व देखें, मैथ में यूज किया होगा कोऑर्डिनेट, कभी जिसने मैथ पढ़ी होगी। कर्व का मतलब तो समझते हो, मोबाइल वाला कर्व तो समझते ही होंगे। मोबाइल कर्व वाला मोबाइल लिया होगा, किसी की पसंद होगी। है किसी के पास कर्व वाला मोबाइल? नहीं है? बहुत महंगा आता है वैसे। चलिए, तो हम फाइंड आउट करते हैं कर्व फॉर्म में। जब कोई नोटेशन बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसमें जो आपके बुक्स में दिया है वो कर्व फॉर्म में हम उसको नोटेशन करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं? इसमें मैंने ऊपर लिख दिया है यहाँ पे एज सम सॉर्ट ऑफ लिमिट टेकिंग। देखिए, जब भी आप मैथ में क्या होता है, हर चीज को माना में चलता है। लेटेस्ट इसको ये मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं। ऐसे फिजिक्स में क्या होता है कि हम कुछ चीज डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रकाश की जो लाइट होगी वो 9.8 मीटर है, ऐसे ही कुछ। हर चीज फिक्स है, कहीं ना कुछ EMC स्क्वायर में m का वैल्यू फिक्स है। ऐसे ही जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ उसकी लिमिट्स क्रिएट करते हैं कि इस लिमिट के अंदर होगा। जैसे आप n फैक्टर निकालते हो, अगर 5 का बोला तो 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, क्रॉस 4, क्रॉस 5 ही होगा। 5 के बाद 6 नहीं जा सकते क्योंकि हमने लिमिट ले रखी है, हमने कुछ पहले से इंस्ट्रक्शन ले रखा। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी फाइंड को, आपका जैसे आप फ्रिज लेने जा रहे हो, जब फ्रिज लेने जा रहे हो तो आपका बजट अगर 20,000 का है तो आप एक लिमिट पे जाओगे ना कि 20,000 में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें मैक्सिमम आ। तो ऐसे ही प्रोग्राम को करने से पहले हम उसकी एक लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि इसने बोला कि उसकी होती है। तो इसी तरह किसी भी चीज को करने से पहले, जैसे माना ये x की वैल्यू ये होगी, माना x y करके कुछ भी कहीं भी निकाल, है ना। इस तरह फिजिक्स में कुछ कॉन्स्टेंट्स वैल्यू होती है। इस तरह प्रोग्राम को भी करते वक्त
हमारा पहले से ही बताया गया है कि अगर आपने इंटीजर लिया तो फिर वो इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5 ही होगी, उसमें आप पॉइंट नहीं ले सकते। अगर आपने फ्लोट ले लिया तो उसमें इंटीजर और फ्लोट दोनों हो जाता है, दशमलव की वैल्यू भी आ सकती है, चाहे तो उसमें 1 2 3 4 5 भी आ सकता है। अगर आपने डबल ले लिया तो उसकी वैल्यू कितनी भी बढ़ी जा सकती है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में भी कई सारी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई रूल सेट करने पड़ते हैं, कहीं ना कोई रूल सेट है, इसके बेसिस वर्क होता है। तो इसी तरह एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करने के लिए भी हमारे एक रूल सेट हैं। रूल्स क्या क्या हैं? इट इज अ टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग लिमिटिंग बिहेवियर। The methodology has applications across science. It can be used to analyze the performance of an algorithm for some large data set. In computer science, in the analysis of algorithm, considering the performance of algorithm when applied to very large input data sets. छोटे मोटे इनपुट्स हैं, कुछ है तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉर्मल आप HTML में बना लोगे, ठीक है, HTML तो सब लोग को आती होगी, किसको HTML नहीं आती इसमें? सर अब हमारा 4th सेमेस्टर में आएगा तो HTML पढ़ा आप लोगों ने, मतलब 12 से पहले डिजाइनिंग के लिए होती है। आज कोई भी डिजाइन होता है, आज डिजाइन सब में सेम है, HTML के थ्रू ही डिजाइन है, ठीक है। आप जब कोई भी ब्राउजर ओपन करना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना, वो देखिए जो हमारा ब्राउजर होता है, जो ब्राउजर है गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी ब्राउजर है अगर, वो केवल जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है और HTML समझता है, ठीक है। वो .NET को नहीं जानता, जावा को नहीं जानता, वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है और HTML की लैंग्वेज आइडेंटिफाई करता है। जब भी आप कोई क्लिक करके पेज पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हो तो पेज सोर्स देखते हो तो HTML और जावास्क्रिप्ट ही दिखाई देती होगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। देखा है कभी किसी ने? यस सर। 1.5 साल पहले पढ़ी थी मैंने HTML, 1.5 साल हो गया। आप ब्राउजर में कुछ भी खोल लो, अभी आप नहीं चला रहे हो, इसको भी राइट क्लिक करके पेज सोर्स पे जाएंगे या इस पर क्लिक करके जाएंगे तो सिर्फ आपको HTML और जावास्क्रिप्ट ही दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर की ये प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन क्या है, जब ब्राउजर केवल HTML और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, HTML को प्रोवाइड डिजाइन में प्रोवाइड कराता है, तो ये जावा .NET ये कैसे वर्क करती है? आप लोगों ने XML सुना है? XML सर, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग देखते हैं आजकल इंटीग्रेशन का वर्क बहुत होता है, एक वेबसाइट का डेटा दूसरे वेबसाइट के डेटा में जाता है, देखा है आप लोगों ने? यस सर। जेसन क्या है? जेसन एक XML का ही नेक्स्ट फॉरवर्ड है। जैसे XML एक वैल्यू है तो किसी भी उसको कन्वर्ट करा देते। आप .NET का डेटा, आपकी वेबसाइट .NET में है लेकिन दूसरी वेबसाइट जावा में, उसमें कोई डेटा प्रोवाइड कराना है, तो आपका जो डेटा है अगर उसको जावा वाली वेबसाइट में भेजना है या कहीं भी किसी .NET की वेबसाइट में भेजना है बनी हुई में, तो आप किस फॉर्मेट में भेजोगे? XML, जेसन फॉर्मेट होता है। इसी तरह ब्राउजर में जब भी आप विजुअल स्टूडियो .NET यूज करते हो तो उसमें CLR होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, उसमें एक जस्ट इन टाइम प्रोसेसर होता है। विजुअल स्टूडियो .NET के अंदर 49 लैंग्वेज होती है, C#, F#, J#, इस तरह की 49 लैंग्वेज हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यूज किया करते हैं C# और VB#, ठीक है, जिसने भी यूज किया होगा .NET। तो कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें इंटरमीडिएट लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है, ISM बोलते हैं उसको, जो उस लैंग्वेज को एक MSIL लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। MSIL इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटर लेयर, मैं .NET की बात कर रहा हूं बेसिकली, क्योंकि मैं .NEट डेवलपर हूं इस समय, मतलब मैं असिस्टेंट मैनेजर IT और राइट्स में, तो मैं .NEट पे जानता हूं, मैं .NEट के टर्म पे बता रहा हूं। MSIL लैंग्वेज ऐसे जावा में होती है, सब में एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर, आप लोगों ने सुना होगा जस्ट इन टाइम प्रोसेसर, सुना है किसी ने? हेलो, नहीं, जस्ट इन टाइम नहीं होना। जस्ट इन टाइम JIT सुना है? CLR सुना है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, C में तो सुना होगा। नो
सर एंगुलर में तो है क्या? हाँ, कहीं भी समय CLR होता है, किसी भी लैंग्वेज में CLR होता है। चलिए, तो सी किसने पास किया, उसने CLR सुना है? यस कोई सर, तो बोलिए। क्लियरेंस में होती है। हैं? यस सर, आप कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, यस सर। अगर आपका कोई लैंग्वेज कुछ नहीं समझता, कोई भी प्रोग्रामिंग हो रही है, उसको हम लोग कन्वर्ट कराते हैं इन फॉर्मेट में जो ब्राउजर शो कर सके। जिसान हो गया, ये फॉर्मेट चेंज, जैसे CLR होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, उसमें होता है आपने C# में प्रोग्रामिंग करी, उस C# प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करेगा जस्ट इन टाइम में MSIL लैंग्वेज। 49 की लैंग्वेज, हर एक 49 लैंग्वेज का 49 प्रोसेस होता है जस्ट इन टाइम। कंपाइलर होता है, कंपाइलर तो सुना होगा आप लोगों ने, आप C की प्रोग्रामिंग। यस सर। यस सर। आप कंपाइल तो कराते हो, कंपाइल कराते हो ना, कंपाइल करा के डेटा आता है, तो जब कंपाइल करा के आप डेटा कन्वर्ट कराते हो तो उसमें तो यूजर फ्रेंडली हो जाता है, वो 1 इंटीजर करो तो कैसे हो रहा है, वो कंपाइल ही तो कर रहा है। ऐसे किसी लैंग्वेज को हम कंपाइल करा के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कोई लैंग्वेज होती तो उसमें 49 कंपाइलर होते हैं, हर लैंग्वेज का अलग अलग कंपाइलर जो एक सेम लैंग्वेज में कन्वर्ट कराता है, इसको बोलते हैं MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड लेयर। एक जस्ट इन टाइम प्रोसेसर होता है जो MSIL की लैंग्वेज को सीधे आपको डेटा विजुअलाइज कराता है, यूजर इंटरफेस पे प्रोवाइड करा देता है। ओके, आप किसी भी ब्राउजर पे जाना, आप राइट क्लिक करके पेज सोर्स देखोगे, स्पेक एलिमेंट देखोगे, आपको HTML और जावास्क्रिप्ट के अलावा, JSON के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। ओके, सभी को समझ में आया? तो ड्राइवर में भी MSI देखा होगा एक्सटेंशन, मैंने उसको ड्राइवर वगैरह में MSI जो एक्सटेंशन है एक MSI का, में भी देखा होगा। आप कुछ पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? हाँ सर, आपने बोला ना क्या कहते हैं कि यूज हो रहा है, तो MSI का मैंने आपके खुद को ड्राइवर में देखा हुआ है। MSI वो MSI इज अलग थिंग है। मैं विजुअल स्टूडियो .NET के अंदर एक MSIL लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है जो सारी लैंग्वेज को एक सिंगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो MSI होता है ओनली, जिसके बारे में आप कह ड्राइवर की बात कर रहा हूँ ना, ड्राइवर में MSI होता है। ये कंफ्यूजन हो रहा है ना मुझे। हाँ, वो MSI होता है, उसका फॉर्मेट होता है वो, ठीक है, एक्सटेंशन का। ये मैं MSIL की बात कर रहा हूँ, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, बस मैं एक चीज आपको ब्रॉड नॉलेज बता रहा हूँ कि ये कैसे यूज हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हो बट सब्जेक्ट का क्या यूज है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, आप लोगों ने मैथ पढ़ ली, आप लोगों ने इतने सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, लेकिन आप लोगों को यूज ही नहीं पता होगा कि हाँ किस चीज का यूज हो रहा है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स से पढ़ते हो तो वो सिर्फ साइंस में साइंटिस्ट बनोगे या कभी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तभी यूज होता है। नहीं, कहीं आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करी होगी, कहीं आपने कोऑर्डिनेट यूज नहीं किए होंगे, आप लोग अब तो आप लोग BCA MCA करना होगा तो बिल्कुल ही फील्ड से बाहर हो गया। आता भी होगा तो उसका कोई अब यूज नहीं लाइफ में, ठीक है। डेली यूज में बहुत यूज है, मौसम चेंज होना सब इसमें आ जाता है। तो आप लोगों को क्या बेसिक यूज है, आप लोगों को किस चीज में ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, जिस चीज में आप लोग, मैं सबसे पहले पूछा आप लोग से कि आप लोग किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आप इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में आपको काम करना है, आगे आपने फ्यूचर में सोचा है कि मुझे कुछ करना है, तो आप लोगों को बेसिक है सी आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, डेटाबेस आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, सी या लैंग्वेज आनी चाहिए, सब चीजें तो आनी चाहिए, तभी तो आप अपनी फील्ड में जा पाओगे। उसना मुश्किल है, फिर आप चीजें तभी सीखोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, एरर आएगी, एरर सॉल्व करोगे, तभी आपको आएगा। किसी के पढ़ाने से, किसी के बताने से और सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होगा। आप लोगों को प्रैक्टिस टर्बो सी में जब तक को प्रोग्रामिंग नहीं आ सकती, कोई पढ़ नहीं सीख सकता, किसी से बता के कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखता, जब तक आप खुद से बैठ के टर्बो सी किसी भी लेवल में बैठ तक खुद से प्रोग्रामिंग नहीं करोगे, उसमें जो एरर आती है उसको सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप एरर सॉल्व नहीं करोगे आप लोग को किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। ये थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ पढ़ के पास हो जाए। पढ़ के दुनिया में पास होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पास होने के लिए तो सभी पास हो जाओगे आप लोग, कुछ ना कुछ रट के
याद करके 100 में 30 ही तो लाना है, 100 में 40 ही तो लाना है। तो ऐसे पास होने के लिए तो आप सभी लोग कोई ना कोई, सभी लोग कहीं ना कभी 1-2 साल बाद पास हो जाओगे। जिसको ऐसा करना उसके लिए तो सिर्फ ये है कि देख लो, पढ़ो, समझ लो, इसको रट के चले जाओ। और जिसको कुछ करना है, जिसको फील्ड पे जाना है, तो वो आके ही 1 घंटा अपनी प्रोग्रामिंग को दे, सी पढ़े, उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करे, सारे को समझे, सिंटेक्स है। आपका जब ये प्रैक्टिकल तो इसमें हाई इतने प्रोग्राम है आपके सेशंस में, इतने हाई लेवल के प्रोग्राम, जितना मैंने बीटेक में भी इतने प्रोग्राम नहीं थे। मैंने बीटेक कर रखा है आईटी से, तो इतने प्रोग्राम नहीं, जितने हाई लेवल के आपके बीसीए में, इग्नू में दे रखे हैं। तो ये अभी आएंगे आपको बेसिक नॉलेज, क्योंकि हम 3 घंटे में तो पूरा आप बेसिक नॉलेज दे नहीं पाएंगे, पूरा हम पहले सी बताएं फिर ये बताएं, तो ये आपको खुद से आना चाहिए। तो सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग अगर फ्यूचर में कुछ करना है तो 1-1.5 घंटा अपनी प्रोग्रामिंग को दें। उसमें जो एरर आ रहे हैं गूगल में सर्च करें। आप लोगों के पास गूगल है, हम लोग हमारे टाइम में गूगल नहीं था, किताब से ही देखना पड़ता था। आप लोग के पास टाइम गूगल है, यूट्यूब है, आप लोग के पास बहुत सारे हैं फैसिलिटीज, यूट्यूब है, गूगल है, आप लोग के पास सब पास, मेट्रो के पास स्मार्ट हो गई, घर में लैपटॉप, इंटरनेट भी इजिली कहीं ना कहीं सबके पास अवेलेबल हो ही जाता होगा। तो आप लोग आधा चीजों का 1 घंटा इसको देंगे तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। जिसको सीरियसली अपने कैरियर पे आगे जाना है, बाकी जिसको सिर्फ पास होना है तो वो ऐसे रह भी पास हो जाएगा। ठीक है, अब यह देगा नहीं, सो गए सब? यस सर। ओके सर। तो जिसको सीरियसली पढ़ना है वो अभी से स्टार्ट कर दे अपनी प्रोग्रामिंग। अभी किसने बोला एथिकल हैकिंग करनी है, तो एथिकल हैकिंग भी आपको 5 से सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, 5 से 6 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आपका कितना क्रिएटिव माइंड है। एथिकल हैकिंग वाला जो सब्जेक्ट है या कहीं भी आपको जाना है, तो आप ये समझ के समझिए इस मार्केट में आपसे करोड़ों लोग अच्छे हैं। आप अगर किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो साथ ही साथ 1 लाख लोग और अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आप लोगों के अंदर उस 1 लाख लोगों से अलग कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं आती। जब तक आप लोगों का माइंड क्रिएटिव नहीं होगा, कुछ ना तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना। आप कह रहे हैं एथिकल हैकिंग, क्या वो आजकल सभी कर रहे हैं? बीसीए आप अकेले कर रहे हो, बीटेक आप अकेले कर रहे हो, करोड़ों लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में। तो जॉब तो सबको नहीं मिलेगी, जॉब तो सब लोग नहीं पा सकते, सभी को जॉब नहीं मिल सकती। मिलेगी किसको? जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज हो, क्रिएटिविटी हो, जिसके अंदर 100 लोगों में किसी एक बंदे, 100 लोग खड़े हो, जिसको इंटरव्यू होता है, जिसको इतनी नॉलेज होती है, वो 100 में आके एक बंदे को पहचान लेता है कि हाँ इसके अंदर काबिलियत है। तो वो काबिलियत कैसे आएगी? जब तक आप लोग करोगे नहीं, खुद से एफर्ट नहीं करोगे, तब तक नहीं आएंगे। रटने से, नॉलेज से आजकल कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही आप देख रहे हैं कितना जॉब का प्रॉब्लम है, कितना हमारा पॉपुलेशन है, ये सब चीजें। तो आप लोग अगर अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, जिसको अपने फ्यूचर में ध्यान देना, मैं उनके लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ। जिनको सिर्फ बीसीए करना है, जो सिर्फ कर रहे हैं, जो वो सब है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग ऐसे ही पास कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, वो आज से ही सीरियस हो जाएं। बाद में करेंगे, सोचते हैं कि चलो बाद में .NET का कोर्स कर लेंगे, चलो बाद में बाहर जाके कोचिंग कर लेंगे। ये जो जितने लोग ये सोचते हैं, उनको अगर ये नॉलेज नहीं है तो वहां पे भी दिक्कत फेस करेंगे। इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए। ठीक है, तो सभी लोग, जो लोग सीरियस हैं, वो अपना प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करें। सभी लोग सी पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें आज से। 1 घंटा दें, 24 घंटे में 1 घंटे दें, और खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करनी, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी करें, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करनी, किसी से पूछना नहीं है। कोई भी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उस पर लग जाए, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, पौन घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन अगली बार जब लाइफ में वो कभी प्रॉब्लम आएगी तो आप सबसे पहले होगे जो सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो। एक्सपीरियंस पर्सन किसको कहते हैं? एक्सपीरियंस पर्सन उसी को कहते हैं जो सारी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुका हो। जब कोई प्रॉब्लम आती तो एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाया जाता है ना, कि आप देखिए वो क्यों एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है, उस प्रॉब्लम पे कहीं ना कहीं उसने ध्यान दे रखा है। अभी आप नए बंदे हो, आपको बोला जाए, आपको 1 दिन लग जाएगा उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में। अभी कोई एक्सपीरियंस बंदा है, वो कर लेगा। लेकिन आप लोग जब खुद से प्रोग्रामिंग करोगे ही नहीं, खुद से प्रोग्राम करोगे ही नहीं, खुद से आपको एरर मिलेगी नहीं, खुद से आप एरर सॉल्व करोगे नहीं, तो आप लोग कभी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। ठीक है, सो गए सर? यस सर।
तो ये आप लोगों के ऊपर है सब कुछ, किसी के पढ़ाने से कुछ नहीं होता ना, आप लोगों के सिर्फ पढ़ने से भी ये लैंग्वेज नहीं आने लगी। ये प्रैक्टिकल है पूरा, आप लोगों को प्रैक्टिकली टर्बो सी में या कहीं पे, टर्बो सी इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि इग्नू में आप जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहां पे टर्बो सी मिलेगा, तो उसमें मैक्सिमम कंपाइलेशन एरर होती है, कहीं टर्बो सी के सॉफ्टवेयर में कुछ होती है। तो कम से कम इतना तो कर देंगे या सामने वाला प्रैक्टिकल समझे कि हाँ इसको आता है, वो लिखवा देता है बाद में कॉपी में, चलो आपको आता है तो कॉपी में लिख दो, तो इतना तो गुंजाइश होनी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है सर। ओके, एक आदमी बोला, बाकी सब सो गए। चलिए, अब to analyze the programming code or algorithm, we must notice that each instruction affects the overall performance of the algorithm, and therefore each instruction must be analyzed separately to analyze overall performance. However, there are some algorithm control structures which are present in each programming code and have a specific asymptotic analysis. देखिए, मैं सबसे बता दूं कि जैसे हिंदी में तो मैं बता रहा हूं, को लिखना तो इंग्लिश ही है पेपर में, सभी लोग समझ रहे हैं ना? जी सर। ठीक है, मैं आप लोग हिंदी में बताता रहा हूँ। हिंदी में बताने से क्या हो जाता है कि आप लोग चीजें समझ आती है तो आप लोग कुछ बनाना या सेंटेंस बनाना ये सब कर सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा तो आपको यही लिखना है इंग्लिश में, जरूरी नहीं है कि आप पूरा जस्ट कॉपी पेस्ट कर पाए। आप लोग किसी की याद करने की क्षमता नहीं होती कि जो याद करो वो पूरा लिखते, ऐसा मैक्सिमम में नहीं। तो आप लोग को जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जो चीजें आप उसको मेमोराइज करिए, उसको याद रखिए, फिर अपनी तरफ से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया टू एनालाइज ए प्रोग्रामिंग कोड और एल्गोरिथम वी मस्ट नोटिस, तो आप लोग परेशान है कि 4.5 लाइन ही मुझे लिखनी है। अगर पूछ लिया, आप लोग अपनी लैंग्वेज में, आप लोग को बेसिक पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी उस चीज को लिख सकते हैं। ओके, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आप लोग अपना कॉन्सेप्चुअल अगर थिंग लिख रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट लिख लिया तो वही काफी है। तो इतना आप लोग परेशान मत होया करिए कि इंग्लिश में ही पूरा, मुझे पता है कई लोगों को प्रॉब्लम होती है जब नई इंग्लिश में आप स्टार्ट करोगे, पूरा आपको पेपर इंग्लिश में करना है, लिखना है, कई जगह होता है। तो आप लोग इतना परेशान मत हुआ करिए, उसको मिसमराइज करिए, हिंदी में याद करिए, फिर खुद से भी सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो। बस कॉन्सेप्ट आप लोग सही लिखो, ठीक है? मेरा पॉइंट गेट किया सभी ने? हेलो सर। एक ही लड़का बोल रहा है बस ये सर, बाकी सब गए। यस सर। क्या नाम है आपका? ओके, क्या नाम है जो यस सर बहुत तेजी आवाज में बोल रहे हैं, उनका नाम क्या है? हेलो, बिलाल। हाँ जी बिलाल जी। सर तवाब। गुड, चलिए अब मैं पूछूंगा कि जिसने इसने सी पढ़ा, भाई देखिए सी के आगे का ही है ये सब्जेक्ट, जिसने इसने सी पढ़ा होगा वो सीक्वेंसिंग, इफ देन एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप का यूज किया होगा। किया है सबने? हाँ जी सर। जी सर। यस सिर्फ 2-3 आवाज आती है, 3-4। यस सर किया है। गुड। तो इसी तरह जब कोई आप प्रोग्राम सॉल्व करते हो, तो अब मैं एक सिंपल सा पूछना चाहता हूं, आपसे बोला जाए 10 मीटर की दूरी तय करनी है, तो आप सीधे 10 मीटर तय करोगे तो उसमें कम समय लगेगा, कि आप पूरा एक गोल चक्कर घूम के जाओगे फिर 10 मीटर की दूरी तय करोगे, उसमें समय लगेगा, या बीच बीच में रुक के जाओगे तो उसमें समय लगेगा? किसमें सबसे कम टाइम लगेगा? सीधा जाने में। अगर मैं बोलूं, मैंने क्लाइंट ने टर्म दे दिया कि नहीं, अगर आपको उस 10 मीटर जाना है तो आप जो है 10 मीटर लेफ्ट होके फिर आप डायरेक्ट समझा सकते हैं, तब आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ जाएगी। समझे आप? अगर आपको बोले 10 मीटर लेफ्ट जाना ही जाना है, मैंडेटरी कर दे कि नहीं मुझे 10 मीटर लेफ्ट जाना है, फिर आपको उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना है, तो आपको अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी ना। फिर वो 10 मीटर लेफ्ट जाने, किसी भी टेक्निक से आप जा सकते हैं, सब लोग अपना डिफरेंट वे में जाएगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी है, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी, तो अगर वो आप देखते हैं सीक्वेंसिंग से सॉर्ट आउट हो रहा है, हो जाए, जितना कम से कम लूप करें, इफ एल्स यूज करें, जितना कम से कम लूप यूज करेंगे, जितना कम से कम व्हाइल लूप यूज करेंगे, जितना कम। लेकिन कभी न कभी ऐसी सिचुएशन होती है
या मैक्सिमम ऐसा आ ही जाता है कि हमें इफ देन एल्स या फॉर लूप या व्हाइल लूप का यूज करना ही पड़ता है। तो आपके एल्गोरिथम में यही बताया जा रहा है कि आप अगर सीक्वेंसिंग यूज करते हैं तो कम टाइम लगता है, कम स्टोरेज लगता है। आप जब इफ देन एल्स यूज करते हैं तो और थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप लूप यूज में आ जाते हैं तो और टाइम लगता है। जब व्हाइल लूप में आ जाते हैं तो और टाइम लगता है। जब एक प्रोग्रामर होता है, एक डेवलपर होता है, तो वो कम से कम व्हाइल लूप लेने की यूज करता है, लूप कम से कम लेने की यूज करता है। वो सोचता है कि जल्दी इस टाइम के लिए सीक्वेंसिंग, इफ देन एल्स, इन सब ये चीजों का यूज करता है। यही आप लोगों को भी सोचना है और इसमें आपको ये बताया गया क्यों। अगर आप सीक्वेंसिंग यूज करते हो, उसने एग्जांपल दिया क्या, सपोज आवर एल्गोरिथम कंसिस्ट टू पार्ट्स ए एंड बी, ए टेक्स टाइम टीए, बी टेक्स टाइम टीवी फॉर कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब सब लोग समझते हैं? हेलो हेलो, प्रेजेंट है? यस सर, एग्जीक्यूशन। वॉइस आ रही है? कंप्यूटेशन का मतलब कोई बता सकता है? सर एग्जीक्यूशन। हाँ, मींस अगर आपको बोला गया है कि दो बंदे हैं, अगर उनको मल्टीप्लिकेशन करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका ऐड, कोई भी कंप्यूटेशन करना है, तो उसको कहते हैं कंप्यूटेशन, उसका जो रिजल्ट फाइंड आउट होता है। इसने बोला कि द टोटल कंप्यूटेशन टीए प्लस टीबी, टीए और टीबी जो भी करेंगे वो दोनों का टीए अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम रूल, दिस कंप्यूटेशन टाइम इज मैक्स टीएबी। यानी टीए या टीबी में जो भी सबसे ज्यादा टाइम लेगा, भाई दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, टीए और टीबी, ठीक है। अगर टीए पहले काम खत्म कर लेता है, टीबी बाद में करता है, तो टीबी ने टाइम ज्यादा लिया, लेकिन वो दोनों एक साथ हैं, एक यूनिट है, तो मैक्सिमम क्या हुआ इसमें टाइम टीबी का, कि जो टाइम टीबी ने लिया वही इस फंक्शन को रन करने का, इस सीक्वेंस को रन करने का मैक्सिमम टाइम है। समझे? आप दो लोगों को बोला गया है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, उसमें दो लोगों को, जैसे आप दो डेवलपर हैं, एक प्रॉब्लम आई, उसको आपने दो मॉड्यूल में बांट लिया। एक डेवलपर ने मॉड्यूल टाइम पे कर लिया, दूसरे डेवलपर को करने में टाइम लगा, उसने 10 मिनट बाद किया। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टाइम लगा, वो दूसरे वाले ने जो 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया वही मैक्सिमम लिया है। तो इसी को कहते हैं मैक्सिमम टीए टीबी। अगर टीबी ने ज्यादा टाइम लिया तो मैक्सिमम उसका टाइम या तो टीए का टाइम। समझ में आया? जो ज्यादा टाइम लिया वही फाइनल कंप्यूटेशन होगा मेरा। जब एजुकेशन, जब रिजल्ट आ जाता है वही फाइनल होता है। समझ में आया? तो ठीक है, यही आपके समझ कंप्यूटेशन टाइम टू बी कैलकुलेट कैसे। टीए ने लिया 0 टाइम तो 0n, टीवी ने लिया 0n स्क्वायर, तो इसका टोटल टाइम कंप्लीशन क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। समझे? ये ON है, ये थीटा n स्क्वायर है। ये देखिए, टीए लिया ON टाइम, टीवी ने लिया थीटा n स्क्वायर टाइम, ठीक है। अब टीए टीवी में मैक्सिमम क्या है? सर n स्क्वायर, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग में दो बंदों को एक काम दिया गया, दोनों बंदों ने आपस में काम बांट लिया, मैं ये करूंगा तुम वो करोगे, लेकिन एक बंदे ने जल्दी काम खत्म कर लिया, एक बंदे ने देर में काम खत्म किया। तो हमारा जो रिजल्ट किस में आया? रिजल्ट तो हमें पूरा दोनों का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तभी मिलेगा ना। yes. तो हमारा जो कंप्यूटेशन रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ? मैक्सिमम जितना टाइम लगा, मैक्सिमम किसी ने भी टाइम लिया और टीए ने लिया और टीवी ने, इट्स नॉट आवर मैटर। मैटर ये है कि कितना टाइम लगा। टाइम जब रिजल्ट आ जाता है, जब a प्लस यानी 10 प्लस 20 करने में जब 30 होता है, जब 30 रिजल्ट आ जाएगा तब कितना टाइम लगा, वो मेन होता है। तो यही इसने सीक्वेंसिंग में बताया। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब आते हैं इफ देन एल्स। जिसको इफ देन एल्स नहीं आता वो देख ले। इफ एक कंडीशन है, अगर आप मान लो मैंने बोला 10 तक आप अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदे हैं, उन 10 बंदों में से जैसे 5 का कंडीशन है, जैसे कोई 5 नंबर का बंदा है उसको ब्रेड मिले, बाकी सारे 9 लोगों को टी मिले, 5th बंदे को ब्रेड मिले, बाकी सब लोगों को टी मिले, चाय मिले, एक कंडीशन दे दी। तो आप कंडीशन क्या लगाओगे? इफ i इक्वल टू 0, i क्या हो गया? नंबर ऑफ पर्संस,
1 0 से स्टार्ट होता है। आप अगर i इक्वल टू 1 कर दोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, i इक्वल टू 0 कर दोगे तो 0 से स्टार्ट होगा। आप लोगों ने यूज किया होगा ना इफ देन एल्स। यस सर। तो हम इसमें लूप भी लगा सकते हैं, फॉर लूप। अगर लूप नहीं लगाना तो हमने एक इंटीजर वैल्यू n प्रोवाइड की, n में हम डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। जैसे ही हम लिख देंगे इफ n इक्वल टू 5 ब्रैकेट ओपन, देन अगर इफ n इक्वल टू 5 देन टेक इन ब्रेड एल्स t। तो जैसे 5 मिलेगा तो ब्रेड मिल जाएगा, बाकी सबको t मिल जाएगा। यही कंडीशन इसने बताई। क्या अगर कंडीशन आपकी इफ की ट्रू है तो a TA में जाएगा, अगर कंडीशन आपकी फाल्स है तो TB में जाएगा। लेकिन मैक्सिमम ओवरऑल टाइम कितना हुआ, मैक्स TAB, जिसने ज्यादा टाइम लिया उसका मैक्स टाइम। समझ में आया? Yes, किसी को sir. ना समझ में आ रहा तो Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, मैं ये दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग घर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में आप Thank लोग, you, sir. मैं कोई पर्सन मैं नंबर दूंगा अपना, तो कोई मेरा नंबर ऐड कर लेना। तो मेरे को उस ग्रुप में मत ऐड करना BCA थर्ड वाले में, ठीक है? मैं कोई पर्सन मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हो जाना, मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा तो वो ग्रुप में डाल देगा सर ठीक है? हाँ, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, जिसको सेव करना हो कर लेंगे। ठीक है? अब ठीक, फॉर sir. लूप, फॉर लूप का जनरल फॉर्मेट फॉर लूप क्या, फॉर में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, स्टेटमेंट्स। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा फॉर लूप, लेकिन पता ही नहीं होगा कैसे रन करता है, कैसे चलता है, कैसे उसको वर्क करना होता है। पता है सबको? यस सर। ठीक है। द आउटर लूप एग्जीक्यूट n टाइम्स। Every time the outer loop executes, the inner loop executes m times. As a result, the statement is an inner loop executed total n asterisk m time. Thus, the total complexity for the two loops is O(n)2. फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप की जब तक कंडीशन चलती है तो उसके इनर एक हम कोई कंडीशन चला देते हैं, वो चलती रहती है। उससे जब फॉर लूप से जब एग्जिट करता है तो आउटर लूप पे चला जाता है। ठीक है, ये इसका इनर लूप हुआ। जब फॉर की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो इनर लूप हुआ। इस ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज लिखेंगे वो उसका आउटर लूप हो जाता है। समझे? इनिशियलाइज क्या करते हैं, फॉर i इक्वल टू 0। इसमें क्या है, मैंने छोड़ दिया था लिखने के लिए। अगर मैं लिखूं, जब आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम फॉर लूप ऐसे लिखा होता है ना, i इक्वल टू 0। i क्या हो गया आपका, इनपुट। कंडीशन क्या थी, i स्मॉलर देन n। i से n क्या हो गया, इनपुट। आपने लिखा 10, मतलब आपके 10 बार आप 1 2 3 4 5, तो जब तक 10 से नीचे नहीं होगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। नहीं तो i प्लस प्लस कर दो या i माइनस वन, जो भी आप लोग। देखिए अभी हम कैसे करता है, अगर मैं बोल दूं यहां पे की वैल्यू है, ठीक है, और इसके अंदर लिख दूं आप सबको, जिसको फॉर लूप नहीं आता वो देख ले कैसे रन करता है। इसके अंदर लिख दूं, प्रिंटफ करा देता हूं, परसेंटेज हेलो। इसके बाद लिख देता हूं, लूप खत्म होते लिख देता हूं या एल लगाता हूं फॉर के बाद, लेकिन मैं सीधे लिखता हूं आउट। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं ना? जी सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, सब लोग फॉर Yes, लूप sir. देख लो कैसे रन करता है। मैं बने बोला n की वैल्यू 10, ठीक, n क्या हो गया, यूजर इनपुट, माय मींस 5 टाइम आप लोग इंटर करो। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, अभी 5 की वैल्यू 0 है, i देखा
आई की वैल्यू जीरो स्मॉलर देन 5 है? सभी लोग बताइए। यस सर। यस सर। जीरो स्मॉलर देन 5 है ना यहाँ पे? हुआ? तो आई की जी हाँ वैल्यू क्या है? प्लस कर दी, 1 कर दी। अगर आई की वैल्यू इसके आगे तो क्या मिला? एक बार हेलो आ गया, यस सर। फिर दूसरी बार जब दूसरा एक की 1 होती है, आई की वैल्यू 1 हो गई थी ना? सर, हो आई गया। की वैल्यू जीरो था पहले, बस हेलो हुआ तो आई की वैल्यू आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा ना? जी हाँ 1 हो जाएगा। यस सर। 1 हो गया, 1 स्मॉलर है, हाँ क्या प्रिंट करा देगा? हेलो, फिर प्रिंट करा दिया। अब आई की वैल्यू प्लस प्लस होने से फिर क्या आई की वैल्यू 2 हो गई थी? हाँ जी सर। एक एक कितनी हो गई थी? जी ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा, 4 तक जाएगा। अब जैसे आई की वैल्यू 5 हुई, अब आई की वैल्यू 5, तो क्या 5 स्मॉलर देन 5 होता है? नो सर। नो। तो कितनी बार प्रिंट करेगा हेलो? अब क्या प्रिंट करेगा? अब क्या प्रिंट कर देगा? नहीं करेगा सर। आउट कर देगा, जो नीचे लिखा है। नहीं प्रिंट करेगा? सर करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि प्रिंट लिखा हुआ ना। अच्छा, आप लोग अब यहाँ पे एक गलती करते हैं, मतलब किसी ने सी में लैंग्वेज अच्छे से नहीं की है प्रोग्रामिंग। बताइए इसमें गलती क्या है? बताइए। हेलो 5 टाइम्स आएगा। कैसे? सर अरे नहीं, हेलो तो चलो मैंने लिखना एक बार लिखना छोड़ दिया मैंने। बाकी बताओ प्रोग्राम में क्या दिक्कत है? सर जो printf आउट लिखा सर वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर इसमें सर आपको if else डालना पड़ेगा ना। नहीं, वो तो आ जाएगा। प्रिंट आउट तब भी आएगा। सर else पार्ट। देखिए मैंने कंफ्यूज कर दिया तो आप लोग गलत हो गए। सही लिखा था मैंने, सबको सही बताया। यस सर। तो आप लोग कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर। कॉन्फिडेंस लाइए लाइफ में, नहीं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? कॉन्फिडेंस तभी होगा जब नॉलेज होगा, है ना? समझ रहे हैं? मतलब कई लोगों को आता है, कई लोगों को पता भी है, सही है, लेकिन उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना। अरे टीचर है, वो भी गलती कर रहा है। टीचर को क्या सब पता होता है क्या? टीचर भी कई चीजों को नहीं पता होता, गलत कभी बता देता है, गलती करता है वो भी। तो आप लोगों को अगर नॉलेज है, कॉन्फिडेंस होगा तो आप उसको गलती को सही कर सकते हैं। अगर आप लोग उस चीज को सीखते नहीं है, आप लोग सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आप लोग किसी को क्या सही कर पाएंगे? है ना? तो आप लोग अपनी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाइए। किसी भी चीज में, कोई भी चीज कर रहे हैं तो ऐसा करिए कि आपको कॉन्फिडेंस हो, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है ना? अपनी बात को प्रूफ करें। कहीं पे भी आप जब जिस लेवल पे आप लोग जा रहे हैं इस समय, जो 2020 सेंचुरी जो चल रही है, वहां पे जो मार्केट है, मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको अपनी कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? एक मार्केट है पूरा। जब भी आप जॉब करने जा रहे हो तो एक समझिए मार्केट में जा रहे हैं, वहां आपको अपनी वैल्यू खुद ही बनानी पड़ती है। जितनी मार्केट वैल्यू होगी उतना पैसा मिलेगा। आप एक्सपोजर सुनते होगे, किसी का 20 लाख मिल रहा है, किसी को 25 लाख मिल रहा है, तो उसने अपनी मार्केट वैल्यू बनाई है। किसी को यूं ही नहीं मिलता कुछ भी आजकल, है ना? तो आप सभी लोग जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, कम पढ़े, मैं नहीं कहता 100% पढ़े, मतलब कि 10 टॉपिक है 10 आते हो, ऐसा नहीं। अगर आप 4 टॉपिक आते हैं तो 4 टॉपिक ऐसे होने चाहिए कुछ भी उसमें हो, आप लोग कॉन्फिडेंस से बोल सको सर नहीं मैं सही हूं, ये चीज सही है, ये चीज ही होनी चाहिए। उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। ओके, सभी लोग समझे मेरा पॉइंट?
यस सर। ठीक है, आप सब लोग अपने लाइफ में ये चीज तो जरूर लाइए कि जो चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो सही है ना। किसी के भी कंफ्यूजन में, किसी के भी मैनिपुलेशन में आके ये ना कहने लगे कि नहीं हाँ ठीक होगा, सामने वाला ठीक होगा, इसलिए मैंने वो चीज बोली। ओके, चलिए अब लूप को प्रोसीड करते हैं। i इक्वल टू 1 to n, अगर i 1 to n तक जाएगा, इसने देखिए डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन फॉर लूप हमेशा वैसे ही लिखा जाता है जो पहले मैंने आपको लिख के दिखाया। इसने सिंपल एक टर्म में बता दिया, i अगर 1 to n तक जाता है तो pi प्रिंट होता रहे। तो क्या है, pi हमारा इनर लूप है, pi में क्या कर रहा है, ये उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा, if the computation time ti for pi varies as a function of I, then the total computation time for the loop is given not by a multiplication but by a sum. It means आप ये इनर लूप है, इसके बाहर का जो भी लिखा होगा वो आउटर लूप होगा, तो उसको आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, उसको सम करना है। मींस इनर लूप में कितना टाइम लगा और आउटर लूप में कितना टाइम लगा, उन दोनों का सम क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको n m करें, मल्टीप्लीकेशन नहीं, सम। ठीक है, इसका मींस ये है फॉर लूप में। कई लोगों को बिल नहीं आ रहा होगा, उसको लग रहा होगा चल क्या रहा है, ऐसे कई। हेलो, यस सर। सब्जेक्ट को जब तक आप लोग इंटरेस्टिंग नहीं लेंगे, इंटरेस्ट में नहीं लाएंगे, इंटरेस्टिंग नहीं समझेंगे, तब तक आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, सामने वाला कितना भी समझा ले। आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ये, और मैं बिल्कुल फेयर बोलता हूं, मतलब कोई उसमें वो नहीं है। बहुत बोरिंग लगते हैं सब्जेक्ट, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो और सामने बैठना पड़े तो इतना बोरिंग लगता है। इतना कुछ अच्छी चीज अगर आप लोगों को स्टार्टिंग बेस में नहीं समझ, ये आपका बेस है, अगर बेस आप लोगों को समझ नहीं आया तो पूरी डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसा लगेगा, बोर हो जाओगे बिल्कुल पढ़ते पढ़ते, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या है ये, समझ नहीं आने वाला। तो आप अगर आजकल में इंटरेस्ट पैदा कर लोगे सब्जेक्ट में, तो आगे आप सुनोगे भी, समझोगे भी, कि मैं जैसे बताऊंगा तो चीजों को तभी समझ में आएगा जब आप खुद से इंटरेस्ट लोगे। बाकी तो आप लोग क्लासेस बहुत सारे ले रहे होंगे, सबको देता हो, कुछ करता हो, सब अपने अपनी मर्जी का करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में है क्या, सामने तो कोई देख नहीं रहा है, तो आप लोग तो सब वीडियो करके जो जिसका मन हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अगर सच में सीखना है तो इंटरेस्ट लाइए सब्जेक्ट में पहले। ठीक है, ओके सर। किसी को बुरी तो नहीं लगी मेरी बात? नहीं जितना सर। इंटरेस्ट लाएंगे सब्जेक्ट में उतना ही अच्छा रहेगा। व्हाइल लूप, वो तो फॉर लूप कंडीशन हो गई। ठीक, देखिए इसने निकाला है टोटल कंप्यूटेशन OM स्क्वायर। इस तरह द सिंपल टेक्निक फॉर द लूप is to determine the function of variable involved values decreases each time around. Secondly, the terminating the loop, it is necessary that value must be positive integer by keeping track of how many times the value of function. One can obtain the number of repetition of the loop. The other approach analyzing while loop is to treat them as recursive algorithm. ये तो चलो किताबी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। कोई टास्क है, आपसे घर में बोला जाए कि पानी भरना है। ठीक है, पानी भर रहे हैं आप कूलर के अंदर, तो आप कब तक पानी भरोगे? जब तक वो ऊपर तक भर ना जाए। जब तो गिरने की जब नौबत तक गिर जाएगा तब तक आप भरते रहोगे कि कूलर से पानी गिर रहा है तब भी आप भरते रहोगे? नहीं, आप एक कंडीशन दे दोगे। जैसे कूलर का जो टंकी है उसका पानी अगर ऊपर इतना लेवल तक भरता है तो आप उस काम को रोक दो या आप दूसरा काम कर दो। उसको आप क्या लगाओगे? उसके बाद आप उसका ढक्कन लगा दोगे कूलर का, है ना, कूलर का ढक्कन लगा दो। ऐसे डू वाइल लूप है। आपको कोई टास्क कब तक करना है? डू, उसमें डू में वो टास्क लिखिए जब तक आपको करना है। जब तक आई की वैल्यू 5 मिलती रहेगी मैं ये काम को करता रहूंगा। जैसे आई की वैल्यू 5 से हटी
तो मैं दूसरा जो वाइल लूप में वो टास्क दे दो जो आपको करना हो दूसरा टास्क, तो इसको कहते हैं डू वाइल लूप। डू में वो टास्क जब तक आपको टास्क परफॉर्म करना है, ठीक, एक कंडीशन दे दी, उसके बाद वाइल लूप, ठीक है। इस तरह इसका एल्गोरिथम दिया है, सेट के LOC1 मैक्स इक्वल टू डेटा 1। मैक्स सेट, ये मैक्स का मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं, ठीक। इट इज नॉट अ डेटा टाइप, डेटा टाइप और वेरिएबल में डिफरेंस होता है। मैं क्या है आपका वेरिएबल, समझते हैं ना आप लोग? यस सर। Yes, sir. किसको नहीं पता वेरिएबल क्या होता है? अरे कोई बेकार बात नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। इसको नहीं आता उसको मैं बता दूंगा, ऐसे शांत रहेंगे तो फिर बताइए जिसको नहीं आता हो। अरे तो आप लोग पूछेंगे नहीं तो अब तो कई लोग तो फिर ऐसे बैठे रह जाएंगे। वेरिएबल क्या होता है, जो स्लाइस करते हैं वैल्यू को, जैसे सेट के इसका वेरिएबल हो गया, मैक्स इसका नाम हो गया, LOC का नाम हो, तो आप जब नीचे यूज करते हो यूज करते रहते हो। इसमें क्या बोला है, k स्मॉलर देन इक्वल टू n। हमें सेकेंड, ये देखिए एल्गोरिथम लिखने का तरीका होता है, एल्गोरिथम से किसी ने पहले लिखी, किसी ने अभी तक? नहीं सर। इसको क्या बोलते हैं, इस एल्गोरिथम में ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज है? सर ये सीडो कोड है। वेरी गुड, सीडो कोड। बाकी सबको पता है सीडो कोड क्या होता है? नो सर। नो सर। सिंपल, जैसे आप लैंग्वेज लिखते हो ना उसको सीडो कोड ही बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है कि आप कुछ डिसाइड करके उसको लिख रहे हैं, उसको जस्ट कॉल्ड सीडो लैंग्वेज। क्या आप भाई इसमें कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो, कॉन्सेप्ट करा रहे हो, तो सिंपल से लिखो। कोई केवल ली LOC लिया, उसको रिपीट स्टेप्स करा दिया 3 4 को। कब तक रिपीट कराओगे, k स्मॉलर देन इक्वल टू n, और k देन LOC इक्वल टू k इक्वल टू k। एग्जिट, आखिरी में एग्जिट लिखना होता है। ये आपका वो डू वाइल लूप होता है। रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम, मैक्सिमम कंप्यूट एल्गोरिथम, उसकी ON होती है। स्क्रीनशॉट लेना सबका, लोग हैं आपको, मैं स्क्रीनशॉट देना होता है। मैं तो स्टॉप कर रहा हूँ के लिए जी सर। और स्क्रीनशॉट लेना है मुझे सब स्टूडेंट्स का प्रेजेंट का, ठीक है। तो सभी लोग प्रेजेंट हो जाएंगे, जो भी सो रहे हैं वो भी आ जाए, ठीक है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक सर। ठीक है सर। ओके सर। आप लोगों की तो सुबह से क्लासेस चल रही होंगी सर। किस क्लास थी आज? सर 8 बजे से क्लास शुरू हैं? 8 पहला C++ की क्लास, दूसरी DBMS की गुड। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या किया लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने? कुछ सीखा, कुछ पढ़ाई लिखाई की, बस टीवी मोबाइल? किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग किया, किसी ने कुछ क्रिएटिव किया? घर में बैठ के पढ़ाई का ऑनलाइन यूट्यूब से भी सीख सकते हैं हर चीज। आजकल यूट्यूब का कोई लर्निंग पॉइंट ही नहीं है। किसी को भी कुछ भी सीखना है, कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा यूट्यूब में अवेलेबल है। अरे बताइए, कुछ किसी ने किया, क्या किया, कुछ अच्छा किया हो? और फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग सीख। फुल स्टैक डेवलपर सर। और कोई? सब और कोई किसी ने कुछ किया हो? सब वो सीखा, फॉर्म बनाना और वेबसाइट डेवलप करना, स्मॉल छोटा मोटा। चलिए गुड, कुछ तो किया है। और किसी ने? प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा कि आपने सिर्फ पढ़ाई में कुछ किया हो, कुछ तो अलग
कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ न्यू? सर गिटहब कोपायलट के बारे में सुना? गिटहब कोपायलट, तो उसको लिए साइन अप किया हूँ ट्राई करने के लिए। गुड, 3 लोग हो गए। और कोई? और कोई? चलिए, सबका स्क्रीनशॉट आ गया। एक मैं अटेंडेंस चेक कर लेता हूँ, सो रही कि नहीं। सर बैक एंड में सर मैं C# हूँ या Node.js? देखा, आप तो जनरल लैंग्वेज हो गई, मार्केट में जॉब इजी मिल जाएगी। सर उससे Node.js से Node.js में स्टार्टिंग जब करोगे ना, यस सर, तो मतलब एक्सपीरियंस के बाद अच्छा स्कोप है ना। अभी क्या है, जो नई एप्लीकेशन बन रही है, अब Node.js के बाद एंगुलर के, देखिए विजुअल स्टूडियो पहले फ्रेमवर्क में चलता था, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क आया, फिर एंगुलर JS आया, फिर Node.js आया, अब कोर 5 आ गया, कोर आ गया है। पता ना सबको खत्म कर रहा है। सर पहले मैंने जावास्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट करी, उसके बाद मैं React.js पे आया। React.js मैंने स्टार्ट करा और मैं साथ में Node.js भी कर रहा हूँ। ओके, मोहम्मद कैब जी और खेमचंद कोहली, इन लोगों ने अपना रोल नंबर नहीं दिया है, अटेंडेंस में कैसे लगाऊंगा? सर एनरोलमेंट नंबर लिखना है। ये राहुल सिंह रावत, सर एनरोलमेंट नंबर लिखा है उसमें। अच्छा, दोबारा लिखा है क्या आपने ऊपर? जी सर। ये कनिष्का नेगी, राहुल सिंह रावत। यस सर, राहुल सिंह रावत है। मतलब नाम कनिष्का नेगी से नाम राहुल सिंह रावत है? नहीं सर, एक्चुअली क्या था, वो लैपटॉप उनका था, वाइफ का था। अच्छा, तो उससे थ्रू लॉगिन करता एक्चुअली। ओके ओके ओके। तो आपने पूरा लिख देते रोल नंबर? मैं राहुल लिखा हुआ सर ऊपर, डाल रखा है। उसके नीचे लिखा है सर राहुल सिंह रावत। थोड़ा नीचे आएंगे ना सर, उसके नीचे है राहुल सिंह रावत और मेरिट लिखा। अच्छा, ये सेशन खत्म होने के बाद ये चैट ऑफ तो नहीं जाती, मतलब ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऑफ हो जाती है। ऑफ हो जाती है तो मुझे अटेंडेंस अभी लगानी पड़ेगी क्या? टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। सर आप पूरा कॉपी कर लीजिए सर, एक नोटपैड में सेव कर लीजिए। सबके स्क्रीनशॉट खींच लो आप सर। कॉपी कैसे? पूरा कॉपी हो जाएगा ऊपर से नीचे? हाँ सर, कंट्रोल ए कर दीजिए, उस पर सिलेक्ट करके सारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ओके ओके, गुड। उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कॉपी करोगे तो एक साथ आ जाएगा। दूंगा। एक बार मैं इसको कर लूं, अटेंडेंस का पूरा सेव कर लूं। जी सर जी। नोटपैड में ले लेता हूँ, वर्ड में तो दिक्कत है। और किसी को अटेंडेंस तो नहीं लगानी है अभी? मैं फाइनल लिख ले रहा हूँ इसको। कौन है जिसने लंच नहीं किया अभी? कोई है जिसने लंच नहीं किया हो? मैंने नहीं किया। क्या लंच करके बैठना चाहिए सर। अभी 5 बजे से फिर क्लास है सर। मैं भी अभी कर रहा हूँ लंच। थर्टी 32 लोग प्रेजेंट हैं ओनली। क्लास तो 100 लोगों की है ना ये? जी सर।
ओनली 32%। यस सर। चलिए कोई बात नहीं। अब लंच कर लो। अच्छा एक काम किया करिए, जो एमसीए के है ना, जैसे स्टूडेंट एमसीए और पीजीडीसीए के स्टूडेंट्स है ना, वो मेंशन करते हैं। हाँ, जैसे एक दो लोगों ने किया है तो उन्होंने छोड़ दिया है, तो वो भी मेंशन कर लिया। पीजीडीसीए का कोई स्टूडेंट नहीं इस समय? राहुल चल करते हैं। पीजीडीसीए कोई नहीं है इस समय? हेलो, नो सर। पीजीडीसीए का स्टूडेंट नहीं है सर। ओके, चलिए कोई प्लान नहीं है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बात करते हैं एरे की। अभी तक तो हमने बताया कि क्यों हम सभी लोगों को वॉइस आ रही ना मेरी? जी सर। जी सर आ रही है। यस सर। आया एल्गोरिथम क्यों बनाई, क्या यूज है, क्या चीजें पूछता हूँ अभी एक क्वेश्चन। श्योर सर। मैं किससे पूछूं? आशीष कुमार प्रेजेंट है? आशीष कुमार, सूर्यादित्य तनेजा, प्रेम हंसदा, कोई नहीं है? हेलो, कोई बोल नहीं रहा है। सब बात नहीं कर। अच्छा चलो, कोई बता दो यार, एल्गोरिथम का क्या, एल्गोरिथम बनाने में क्या दो चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखी जाती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, टाइम और स्टोरेज से मीन्स क्या होता है? मीन्स क्या क्या यूज है? मतलब आपने बता तो दिया कि एल्गोरिथम बनाने में टाइम और स्टोरेज होता है, लेकिन क्या हम जब प्रोग्राम करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं करने के? सर उसका रन टाइम जो है कम से कम होना चाहिए। सर टाइम कम से कम होना चाहिए। और सर हमें वो डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जो कम स्टोरेज कम जगह स्टोरेज लेना पड़ेगा। स्टोरेज से मीन्स के कम जगह। सर नंबर ऑफ बाइट्स। आपने क्या डेटा टाइप दिया है, क्या फंक्शंस यूज किए हैं। ओके, आवाज क्लियर नहीं आई किसी ने बोला? चलिए अब एरेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने एल्गोरिथम का बेसिक पढ़ा कि एल्गोरिथम क्यों बना रहे हैं। अब भाई, अब जब एल्गोरिथम बना रहे हैं, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो टेक्निक्स चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपको पता होना चाहिए कि किस पे हम लें। वेरिएबल तो हमें पता होगा, इंटीजर, डेटा टाइप, ये जो भी चीजें हैं, फ्लोट, कैर। लेकिन अब टेक्निक्स को करने के लिए भाई कहीं पे भी हो, मैंने आपसे क्या बोला, कुछ ना कुछ रूल्स पहले से सेट हो। नहीं, आप कोई गेम खेलते हो, किसी स्पोर्ट्स में जाते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में एक रूल है कि 50 ओवर तक ही होगा, एक बॉलर 10 ओवर फेंक सकता है। फिर उसके बाद आप अपनी टेक्निक यूज करते हो, उस बॉलर को 2 ओवर अभी लें, 5 ओवर बाद में, फिर 4 ओवर बाद में। ठीक है, उसका यूटिलाइज आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन उसने एक रूल सेट कर दिया कि बॉलर जो होगा वो 10 ओवर से ज्यादा फेंक नहीं सकता। ठीक, तो ऐसे ही आप जब कंप्यूटर लैंग्वेज में जब कोई प्रोग्राम रन करते हो या कुछ भी करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो या चीजें करते हो, तो पहले से प्री डिफाइंड रूल सेट होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका प्रोग्रामिंग में एक आया एरे।
एरे क्या है? एरे आर यूज्ड व्हेन देयर इज ए नीड टू यूज मेनी वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। एक पहला रूल क्या सेट कर दिया एरे का कि एरे जो होगा उसका नीड हम तभी कर सकते हैं जो कि हम जो भी वेरिएबल्स ले रहे हैं उसका टाइप सेम होना चाहिए। इट कैन बी डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस ये सीक्वेंशियल है, ठीक है। ये सीक्वेंशियल होता है, एक हायरार्किकल होता है। सीक्वेंशियल में आप क्या आ जाते हैं? एरे, स्टैक, क्यू। और जब आपका हायरार्किकल आता है तो ट्री, ग्राफ, ये सब चीजें आपकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। एरे आपका क्या है? सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। सीक्वेंस और हायरार्किकल में डिफरेंस समझ में आता है सबको? हेलो, यस सर। सर सीक्वेंस होता है 1 by 1, 1 by 1। हायरार्किकल होता है जो टॉप बाय उसमें होता है, ठीक है। जैसे हायरार्किकल मींस समझ लो ऐसे, एक सीईओ हो गया, कंपनी का एक सीईओ होता है। सीईओ के नीचे 10 सीनियर मैनेजर होते हैं, मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट होते हैं। तो एक सीईओ होता है, उसके नीचे 10 मैनेजर हुए। एक मैनेजर के अंदर 10 लोग होंगे तो कितने हो गए? 100 असिस्टेंट मैनेजर हो गए। तो एक ये ट्री स्ट्रक्चर बनता है। सीक्वेंशियल क्या होता है? जब आप टिकट लेते हो, आप मूवी हॉल पे जाते हो, मूवी पे टिकट लेने जाते हो तो 1 by 1 लेते हो ना। फर्स्ट वाले को फर्स्ट मिलता है, फिर सेकंड वाले को मिलता है, फिर थर्ड वाले को मिलता है। वो सीक्वेंशियल आप वहां लगे होते हैं। वहां पे तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक लगाया फिर पीछे 3 एक साथ को मिल जाएगा, फिर 4 को एक साथ मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। 1 by 1 ही लेते हो ना। वो एक आप मल्टीपल कितने ले सकते हो वो आपके ऊपर है, वो एक रूल सेट है। तो इसीलिए कोई भी काम को करने से पहले रूल सेट होता है। ओनली छोड़ के फिजिक्स और मैथ में, वहां पे कुछ ना कुछ, फिजिक्स में कोई वैल्यू कांस्टेंट्स होती है, मैथ में कुछ भी फिक्स नहीं है। केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही अलग है। केमिस्ट्री में तो कुछ भी कंपोजिशन, कभी किसी चीज के लिए कुछ होता है, कभी किसी चीज के लिए कुछ होता है। तो मुझे मेरी लाइफ का सबसे टफ सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही है। मुझे आज तक यस सर, मुझे भी पसंद नहीं होता। मैं 12 पास कर लिया, मुझे केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं आता क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उसके बारे में, ठीक है। लेकिन फिजिक्स मेरी अच्छी थी, मैथ अच्छी थी, तो उसके बारे में पता है। फिजिक्स में कांस्टेंट्स लेने होते हैं, मैथ में कुछ भी मान लो और सॉल्व करो, है ना। मैथ में तो मानने की कोई लेटेस्ट टेक, ओके। तो इसी तरह आप प्रोग्रामिंग पे आ गए हो, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग करने से पहले भी एक रूल सेट्स हैं। तो एरे का रूल क्या है? क्या एरे का रूल है? एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स इन सेम डेटा टाइप। अगर आपने किसी एरे के अंदर इंटीजर वैल्यू ली है तो उस एरे के अंदर सभी वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप ही होंगे, यानी 1 2 3 4 5। अगर आपने वैल्यू कैरेक्टर में ली है, स्ट्रिंग में ली है, तो ABCDEFGH ही हो सकते हैं, उसमें 1 2 3 4 नहीं होगा। ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। जी सर। क्या सबको समझ में आया ना? एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स इन सेम डेटा टाइप, मीन्स उसमें जो भी आप उसका डेटा टाइप सेम ही होगा, ओके। समझ हुआ पॉइंट? इसका मीन्स क्या हुआ? वी कांट ग्रुप डिफरेंट डेटा टाइप्स इन एरे। हम एरे के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप के नहीं ग्रुप कर सकते। लाइक combination of integer and char and float, this type of, okay? हेलो जी सर। जी सर। ओके सर। यस सर। किसी को कंफ्यूजन हो पूछो। किसी को कंफ्यूजन है? जी नहीं। 6 मिनट बचे, जल्दी जल्दी कंफ्यूजन दूर करिए। किसी को कोई कंफ्यूजन मेरी बात पे? सर मुझे पूछना था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको थीटा ओमेगा कर्व, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिए ना, आपकी बुक्स में भी हैं। देखा आपने एग्जांपल ऊपर बुक्स में? उसमें हाँ सर, जैसे वो फंक्शन वाले होते हैं, जैसे आपने अपन इक्वल। जब आपका प्रैक्टिकल सेशन चलेगा ना, आज मैंने इसलिए नहीं निकाला, मैंने आपको ओवरऑल व्यू बताया क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल मेरे पास 2 घंटे हैं, मुझे उसमें पूरा खत्म करना है। जब आपका प्रैक्टिकल सेशन आएगा, 3-3 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन है आपके, 30 घंटे का है। सबको पता है ना?
यस सर। यस सर। सबको पता है ना? 3-3 घंटों में यही सब चीजें होंगी प्रैक्टिकल, सारे प्रोग्राम आप लोगों को ही करने हैं और मैं सबका ओके सर, ओके। है ना प्रैक्टिकल। अभी तो थ्योरेटिकल अप्रोच में आप थ्योरी ले ली, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जब तो थ्योरी नहीं आएगी प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप? राइट सर। ओके, तो अभी आप वहां पे अगर कोई एरे लोगे प्रोग्राम करते समय और आपने इंटीजर वैल्यू ले ली, कहीं फ्लोट करने लगे आप, कहीं कुछ करने लगे, तो एरर नहीं देगा प्रोग्राम। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि एरे में सेम डेटा टाइप हो कैरेक्टर आएंगे, ठीक? इसलिए मैं एरे के बारे में बता रहा हूँ अभी। ओके, हेलो। ओके सर। ओके सर, ओके सर। यार थोड़ा दम लगाओ यार, खाते पीते नहीं हो क्या तुम लोग? सर एक बार से फिर से बता क्या सुबह से? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? एक से सर जो सेम टाइप होमोजीनियस डेटा मतलब सेम डेटा टाइप। गर्ल्स में अलग कर देंगे, बॉयज में अलग। गर्ल्स और बॉयज दोनों सेम नहीं हो सकता, मतलब दोनों एक कैटेगरी में नहीं आ सकते ना। तो आपने इंटीजर मतलब होमोजीनियस डेटा, आप कोई कलेक्शन कर रहे हो डेटा, वो होमोजीनियस। ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है। इफ वी कंसीडर हाउस एज ए डेटा टाइप, आपका हाउस एक डेटा टाइप है, देन अपार्टमेंट इज एन एरे ऑफ हाउस। एक आपका अपार्टमेंट है, उसमें से एक हाउस लिया मैंने, ठीक है? ठीक है, ये हाउस 0 ग्राउंड फ्लोर को 0, हाउस 1, हाउस 2, ठीक है? यह हाउस आपका पूरा एक अपार्टमेंट हो गया। तो एरे में क्या हुआ? सीक्वेंस हुआ ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है? समझ में आ रहा? हेलो, है ना? If we consider house as a data type, then apartment is an array of the house. ठीक है, पूरा अपार्टमेंट क्या हो गया आपका? एरे इज एन एरे ऑफ हाउस, ठीक? नीचे प्रेजेंटेशन अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब मैं बोलूं आपको 10 स्टूडेंट्स की एज ऐड करनी है, मतलब 10 स्टूडेंट की एज लेनी है, तो आपने क्या लिया? इंटीजर। ये क्या है आपका? डेटा टाइप। सबको समझ में आता है? यस सर। ओके, एज क्या हो गई आपकी? एरे नेम। आपने एरे नेम क्या लिया? एज। एज। इसके अंदर कितना इसका डिफाइन किया? मैक्सिमम कितना साइज होगा? 10। तो ये आपका एरे इनिशियलाइज करने का तरीका होता है। इंट एज 10 स्टूडेंट्स की आप एज इसमें दे सकते हो, ठीक? एरे इंडेक्स स्टार्ट कहां से होता है? हमेशा 0 से। नॉट 1। ओके, ये कंडीशंस हैं, ये रूल्स हैं, इन सबको पता होने चाहिए। सब लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है? To access first student's age, we can directly use index 0, that is age 0। अगर मुझे फर्स्ट स्टूडेंट की एज पता करनी है तो हम डायरेक्ट अगर लिखें एज 0 तो हमें उसकी एज पता लग जाएगी। अगर मुझे एक्सेस करना हो फिफ्थ स्टूडेंट्स की एज, फिफ्थ नंबर ऑफ स्टूडेंट एज, तो मैं क्या लिखूंगा? एरे एज 4। एज 4 क्यों? क्योंकि हम एज स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से। 0 से स्टार्ट हो गया। ओके, अब मैं बोलूं वी कैन मैनिपुलेट nth स्टूडेंट एज बाय यूजिंग इंडेक्स n-1 वेयर n इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं बोलूं कि एरे का साइज क्या होगा, तो एरे का साइज होगा n-1। n क्या है? 10। n यहाँ पे क्या है? 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। आपकी वैल्यू कितनी हो गई? n। अगर मैं पूछूं एरे का साइज क्या है? n-1, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझे? यस सर। अगर एरे का साइज क्या हुआ? n-1 इसका माइनस 9। वेयर अगर ग्रेटर देन 0 है तब। In general, an array size of n will have elements from index 0 to n-1, यानी 0 to 9।
अगर मैं पूछूं इंडेक्स क्या है इस एरे की, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, n की वैल्यू 10 है या n की वैल्यू 20 है, तो एरे की साइज क्या हो जाएगा 0 to 19। 100 बोल दूं तो 0 to 19, 99। ओके, यस सर, तो कंफर्म हुआ? यस सर। अब देखिए एरे कैसे लिख रहा हूँ। ये देखिए मैंने एरे लिखा, मैंने एरे का साइज डिफाइन किया यहाँ पे 5, ठीक है। ये हमारा एरे है 0 1 2 3 4। एरे ऑफ साइज n विल हैव एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 0 to n-1। ये चीज तो सबको समझ में आ गई ना? यस सर, यस सर। सर गुड। अब यहाँ पे वही सेम कंडीशन, अगर इफ लूप लोगे, इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ON2 TBON2, ये आप जो कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहे थे ना, तो इसकी ON2 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। देखिए टोटल कंप्यूटेशन ये निकाला है, ठीक है, ON²। अब देखिए डिक्लेयरिंग एन एरे, टू डिक्लेयर एन एरे वी शुड स्पेसिफाई द डेट ऑफ द एरे, फिर नेम ऑफ द एरे एंड रिक्वायर्ड साइज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर किसी को भी एरे डिफाइन करना है तो स्पेसिफाई कराना पड़ेगा क्या, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर एरे का नेम और उसका साइज। डेटा टाइप, एरे नेम, साइज। डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है, कैन बी इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। एरे नेम क्या होगा, शुड बी ए वैलिड वेरिएबल नेम। आप नेम से मतलब समझ में आया? जब भी कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं उसको कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। कोई भी वेरिएबल नेम 1 करके ABC लिखो नहीं चलता। कभी भी कोई वेरिएबल नेम इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, कभी भी कोई वेरिएबल नेम स्पेस नहीं लेता। आप ऐसा नहीं है कि एरे अंडरस्कोर नेम लिखा है, आप अगर लिखोगे एरे स्पेस नेम तो वेरिएबल नेम वो गलत होता है। अगर आप लिख दोगे 1 एरे, वो भी गलत है। कोई भी वेरिएबल इंटीजर वैल्यू से नहीं है स्टार्ट हो सकता, कोई भी वेरिएबल बीच में स्पेस नहीं हो सकता। ओके, समझ में आया? तभी एरे अंडरस्कोर नेम लिखा है। साइज इज एन इंटीजर वैल्यू, जितना भी साइज दोगे वो इंटीजर। अब इंटीजर की एक कंडीशन होती है, डेटा टाइप की रूल है कि इंटीजर जो डेटा टाइप होता है वो नेगेटिव वैल्यू लेता नहीं है। ओके, तो उसमें आप नेगेटिव वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैंने लिया इंट एज हो गई 10, एर में नेम, फ्लोट में वेट, ठीक है। पहले इंट एरे 5, 10 20 30 40 50 कैसे आएगा? ये 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। एक 2 डायमेंशनल एरे भी होती है, मल्टी डायमेंशनल एरे होती है, ठीक है। तो एरे में वैल्यू 10 फर्स्ट 0 में आएगी, 20 फर्स्ट में आ जाएगी, 30 सेकंड में आ जाएगी, 40 थर्ड में आ जाएगी, 50 फिफ्थ में आ जाएगी। अरे आप लोगों की क्लास तो नहीं 5 बजे से? नो सर। नो सर। कोई क्लास नहीं ना आज? नो सर। आप लोग सर एमसीए वालों की है सर। एमसीए का है, एमसीए का है, एमसीए का हो। यस सर। देखिए एरे ऐसे इंस्लाइड होता है। मैं ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है सर। आप अपना फोन नंबर दे देना चैट में। हाँ मैं भी दे रहा हूँ, मैं इसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मुझे कोई ग्रुप में मत ऐड करिएगा, ओके सर। ठीक है। आप लोग बहुत एक बार ग्रुप में ऐड करते हैं, आप लोग थोड़ा पर्सनल चैट्स करते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टूडेंट्स वाली होती है ना, वो ठीक नहीं रहती। यस सर। देखिए नंबर आ गया होगा चैट में। यस सर। ठीक है, जो भी ऐड करे उस नेम लिख के बता दे कि BCA थर्ड या MCA। ओके, चलिए एवरीवन, बाय बाय सर। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए कल मिलते हैं कोडिंग में। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके।